एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कर रहे हैं सीटेट सोशल साइंस की प्रिपरेशन नोट से। तो ये है हमारा चैप्टर 10 क्लास 6 का। तो चलिए देखते हैं क्लास चैप्टर 10। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सीटेट में आप सिर्फ ये नोट्स पढ़कर जाएंगे तो इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको पेपर में। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं ध्यान से। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो इसका आंसर है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से। नेक्स्ट, उसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि एवं मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में। क्या कहता है कि इसकी रचना की उसके कवि एवं मंत्री हरिसेन द्वारा और काव्य के रूप में की गई। अगला देखते हैं पॉइंट। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। तो प्रशस्ति एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ प्रशंसा करना होता है। और अगला पॉइंट देखते हैं। कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा, विद्वान कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो कवि ने इसमें राजा की प्रशंसा बढ़ चढ़ कर की है, तो इसे प्रशस्ति कहा गया। तो सीटेट में हमारे 4 ऑप्शन दे देगा कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उसमें से तीन इनमें से होगा और एक चौथा अलग होगा। तो आपको इनमें एलिमिनेट तभी कर पाएंगे जब आपको इसके बारे में सारे पॉइंट अच्छी तरह से याद होंगे। तो याद करने के लिए आप इन वीडियो को देखिए बार बार, ताकि आपको याद रह सके। और इसके नोट्स आपको PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट था कि ये इलाहाबाद से प्राप्त हुई है। दूसरा पॉइंट है ये हरिसेन द्वारा रचित हैं। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबार में कवि एवं मंत्री। और प्रशस्ति एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। और कवि ने इसमें एक राजा को एक योद्धा, विद्वान कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो आपको ये सब 4-5 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विक्रम संवत। इससे रिलेटेड सीटेट में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। यह 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। तो कब चालू हुआ फ्रेंड्स? यह 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। और विक्रम संवत को गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रम संवत किसने स्टार्ट करा, तो किसने चालू करा? तो आंसर रहेगा हमारा गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे देखते हैं। अब हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। तो देखते हैं इसमें। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट ने संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार सीटेट में पूछा जाता है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो कौन थे? इनके दरबारी कवि वाणभट्ट। और ये किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में। अगला देखते हैं। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। तो इसमें क्या क्या वाणभट्ट ने क्या क्या करा है कि उनके सारे पूर्वज और उनके राजा बनने तक का सफ़र इसमें वर्णन है। तो ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके पेपर के लिए। और इसी में चीनी तीर्थ यात्री शुएंग त्वांग
हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से चीनी तीर्थयात्री हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। तो हमारा आंसर है स्वेंग त्वांग। अगला पॉइंट देखते हैं। अपने बड़े भाई और पिता की मृत्यु हो जाने पर वह थानेसर के राजा बने। तो थानेसर के राजा तब बने थे, पहले उनके पिता की मृत्यु हुई, फिर एक युद्ध में उनके भाई की मृत्यु हो गई, उसके बाद वह, क्योंकि वो छोटे थे तो इसलिए जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो वह थानेसर का राजा उन्हें घोषित किया गया। आगे देखते हैं। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। तो पहले थानेसर पर बैठे अशोक वो हर्षवर्धन पहले थानेसर के राजा बने, फिर उसके बाद कन्नौज के राजा बने, और फिर कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, कन्नौज के बाद उन्होंने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। और इसका आखिरी पॉइंट, जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश करी तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जब हर्षवर्धन ने दक्कन की ओर विजय प्राप्त करने की कोशिश करी तो कौन से राजा ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तो हमारा आंसर है चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय। अब इस चैप्टर में आता है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय कौन था जिसने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका था। तो देखते हैं इनके बारे में। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत पर सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश कौन से थे? पहला पल्लव और दूसरा चालुक्य। नेक्स्ट, पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम में थी। तो क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली पूछा जाता है कि पल्लव की राजधानी कौन सी थी, तो कांचीपुरम। अगला बिंदु, चालुक्य के राजा कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। चालुक्य के राज्य कौन कौन सी नदियों के बीच स्थित था? एक कृष्णा नदी और दूसरा तुंगभद्रा नदी। इन दोनों नदियों के बीच में चालुक्य राजा का शासक था। और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो सीटेट में आपको पता होगा कि कई सारे कथन दे दिए जाते हैं, इनमें से पूछा जाता है कौन सा ABCD या फिर AB या फिर CD। तो इस टाइप में क्वेश्चन बनेगा, वो सब हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आप इन थ्योरीज को, तथ्य को याद रखें ताकि आपको पेपर में आसानी हो। तो देखते हैं, तो उनका राज्य कौन कौन सी नदियों के बीच था? एक तो कृष्ण और तुंगभद्रा, और राजधानी थी ऐहोल थी। और ऐहोल क्या था? एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। अगला देखते हैं, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो एक समृद्ध शहर थे। तो पल्लव और चालुक्य एक दूसरे पर अतिक्रमण करते रहते थे। और अतिक्रमण क्यों करते थे? क्योंकि राजधानियों को निशाना इसलिए बनाया जाता था क्योंकि राजधानियों में मंदिर होते थे जो कि बहुत धन संपत्ति रहती थी उनमें, तो इसलिए उन्हें निशाना बनाया जाता था। हमारा अगला पॉइंट है, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे।
तो क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली पूछा जाता है कि सबसे प्रसिद्ध चालुक्यों में राजा कौन सा हुआ, तो पुलकेशिन द्वितीय। और ये फैक्ट ज़रूर याद कर लीजिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को दक्कन की तरफ जाने से रोका। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति अलग थी, हर्षवर्धन की अलग थी, जो कि हर्षवर्धन की बाणभट्ट ने लिखी थी, और पुलकेशिन द्वितीय की किसने लिखी, ये लिखी रवि कीर्ति द्वारा। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति, और उन्होंने ही पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी। अगला पॉइंट देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका था। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका था जब वह बंगाल की विजय के बाद दक्कन की तरफ कूच करने को जा रहा था। तो उन्हें पुलकेशिन द्वितीय ने ही रोका था। नेक्स्ट, एक नई प्रकार की सेना। तो दक्षिण की तरफ नई तरह की सरकार सेना ला रही थी। तो देखते हैं, सेना को कोई नियमित वेतन न देकर भूमि दान दिया जाता था। मतलब जो भी सेना नायक होते थे उन्हें वेतन नहीं मिलता था तो भूमि दान। और सेना नायक दी गई भूमि से कर वसूलते थे और साथ ही युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। मतलब सेना नायक भूमि से कर वसूल कर अपना वेतन लेते थे और युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। नेक्स्ट, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। तो ये हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहा जाता था। तो सिंपल सा हमारा है कि ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को क्या कहा जाता था, सभा। और यह सभा सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कार्य और सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख का आदि का काम करती थी। तो इसमें दो फैक्ट्स हैं कि ब्राह्मणों भूस्वामियों के संगठन को सभा कहा जाता था और सभा सिंचाई, खेती, सड़क निर्माण और मंदिरों की देखभाल के लिए काम करती थी। और इसमें और पॉइंट्स भी हैं। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होती थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये उर के बारे में, सीटेट में कई बार पूछा गया है कि उर क्या होती थी। तो इसका आंसर है ग्राम सभा। और नेक्स्ट, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। तो सीधे सीधा क्वेश्चन बनता है कि नगरम से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा, यह व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। आगे देखते हैं, आगे इस चैप्टर में तो कालिदास के बारे में दिया गया है इस चैप्टर में। तो देखते हैं, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। तो कालिदास किनका चित्रण अधिकतर करते थे, यह राजा और राज दरबार के बारे में अधिकतर चित्रण करते थे। नेक्स्ट, नाटकों में राजा और ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाओं को प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। तो ब्राह्मण और राजा लोग क्या बोलते थे, संस्कृत इनके नाटकों में, और अन्य लोग
जो ब्राह्मणों और राजा के अलावा थे, और तथा महिलाओं। तो वही सब प्राकृतिक भाषा बोलते हुए दिखाई गए। इसमें आखिरी पॉइंट इस चैप्टर का, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। तो सीटेट में पूछा जाता है शाकुंतलम दुष्यंत किस प्रकार की पुस्तक है। तो ये क्या है, यह एक प्रेम कहानी है। तो ये था हमारा चैप्टर 10। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 11 और हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री की NCERT ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन फ्रेंड्स को इसकी बहुत आवश्यकता है उसके साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।